जो है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल क्लास 6 का जो है पार्ट 2 में करवा चुके हैं। पार्ट 2 में करवाए मतलब 2 वीडियो आपको करवा दिए हैं, जिसमें क्लास 6 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्लास 7 जो है उसका कल एक पार्ट हम करवाए थे, आज दूसरा पार्ट है। कोशिश करेंगे कि आज खत्म कर दे पार्ट 7 मतलब क्लास 7 को। अगर आज खत्म नहीं होता है तो कल के वीडियो में हम इसको मुकम्मल कर देंगे। तो आज जो है आपका NCERT ज्योग्राफी का क्लास 7 का है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के लिए शेयर कर जरूर करिए। तो बिना देरी किए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन है क्लास 7 का है। पार्ट 1 हम करा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। पहला, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। और दूसरे में है, इस वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इनमें से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। पर्णपाती उष्णकटिबंध पर्णपाती के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उष्णकटिबंध पर्णपाती वन मानसूनी वन है, ये आपका सही है। इन वनों में वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए कथनों को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए कथनों को ध्यान से पढ़ने को बोल रहा है। पहला है, ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। दूसरा है, ये वन सामान्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। तीसरे में कह रहा है, इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कौन से पेड़ की विशेषता के बारे में ये बता रहा है? कौन से पेड़ की विशेषता है ये आपको बताना है। उपयुक्त कथन में किस प्रकार के वन की विशेषता बताई गई है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती या भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो ये किस शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में बताया जा रहा है? बी आपका राइट है कि ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। ये वन सामान्य महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। इन वनों की दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। पहला, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। दूसरे में कह रहा है, इस प्रकार के वन अधिकांश उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप तटीय भागों में पाए जाते हैं। तीसरे में, इस प्रकार के वनों की वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देती है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुट में जवाब है केवल एक, दो और तीन, केवल एक, तीन, उपयुक्त में सभी। तो उच्च आसान की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इस प्रकार के वन अधिकांश उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के भाग में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा, इस प्रकार के वन वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। किस प्रकार के वन प्रदेश के विश्व फलोद्यान कहते हैं? किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व फलोद्यान कहते हैं? पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तीसरे में शीतोष्ण सदाबहार वन और चौथे में भूमध्य सागरीय वन। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य सागरीय वन, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? पश्चिम भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है आपको बनाना है। कूट से जवाब है 1 और 3, 2 और 4, 1 3 4, 1 2 4। क्या होगा राइट आंसर? तो पश्चिमी भाग में पाई जाती है और दक्षिणी पश्चिमी में पाई जाती है। 1 और 3 मतलब ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक शंकुधारी वन के संदर्भ में जो है ध्यान से पढ़ना और जवाब देना। पहला है, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश के 50% से 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। दूसरे में, हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा? शंकुधारी वन के बारे में। तीसरे में कह रहा है कि शंकुधारी वन की वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं। और चौथे में कह रहा है शंकुधारी वन को टैगा भी कहा जाता है। क्या होगा राइट आंसर? 1 2 4,
2 3 4 केवल 3 उपयुक्त में सभी। क्या होगा राइट आंसर? तो शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च आसान से 50 डिग्री 70 डिग्री पर पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 4, मतलब ये आंसर सही होगा। ये जो है तीसरे में है, शंकुधारी वनों को वृक्ष छोटे कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो है शंकुधारी जो वृक्ष वो लंबे और नरम काष्ठ वाले होते हैं, लंबे होते हैं और नरम काष्ठ वाले होते हैं, ना कि कठोर कांट वाले होते हैं। नेक्स्ट सूची से सूची को मिलाना है। वन एवं उनके बीच के संबंध में सूची 1 को सूची से 2 से मिलाना है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार चीड़ और देवाल, दूसरे में उष्णकटिबंधीय पर्णपानी वन एस बीज, तीसरे में शीतोष्ण पर्णपानी सागवान साल शंकुधारी आबू नूस महोगनी। तो किसका किससे सम्मिलित करना है ये आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अगर इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, एक का अगर हम 4 करते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आबू नास महोगनी, और उसके बाद है उष्णकटिपर्णपाती वन हो गया सागवान साल, तो बी का हो जाएगा आपका 3। इसके बाद है शीतोष्ण पर्णपाती वन को मिलाते हैं एस बीज से, तो सी का हो जाएगा आपको 2। शंकुधारी वन को मिलाते हैं चीड़ और देवदार से, तो डी का हो जाएगा आपको डी का हो जाएगा 1। उस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और 4 का। अब देखते हैं राइट आंसर दिया क्या गया है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ मिला हुआ है, देख लीजिए। चीड़ देवार शंकुधारी एस बी शीतोष्ण पर्णपाती सागवान साल उष्णकटिबंधीय आबू महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। तीसरे में अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। उपयुक्त से कौन सा कथन असत्य है, गलत को पहचान करना है। केवल 1 2, केवल 3 और 1 2, इनमें से कौन सा जो है आपको असत्य है ये बताना है, मतलब गलत है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। और दूसरे में कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पे छोटी होती है, ये भी गलत है। तो गलत बोला गया, तो 1 और 2 गलत है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि जो है उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगाई जाती है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैली है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ क्या बोला है कि बहुत छोटी है, ये जो है कितनी लंबी ऊंची है, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी में पाए जाते हैं। दूसरे में यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। 11 का क्या होगा राइट आंसर। तो शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में बोला गया है, ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्र महाद्वीप के भीतर में पाया जाता है। सही है, ये घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें से दोनों क्या पूछा गया है, दोनों सत्य, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। उपयुक्त विशेषताएं किस क्षेत्र के संबंध की है, ये आपको बताना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, ध्रुवीय क्षेत्र की, उष्ण मरुस्थलीय की, शीत मरुस्थलीय की। फिर से देख लीजिए कि इन क्षेत्रों में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। तो ये किसके बारे में बताया जाए, किसके के संदर्भ में जो विशेषता है, ध्रुवीय क्षेत्र के, तो भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। सवान, वेल्ट, कंपोज, लॉन्स। उपयुक्त में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। केवल 1 2, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4, उपयुक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा आपका सी, सवाना, कंपोज और लाउनोस।
तो क्या राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी होगा राइट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। विश्व में उष्णकटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख उदाहरण जो पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास स्थल है, ब्राजील में पाए जाने वाले घास स्थल जिन्हें स्थानीय भाषा में कंपोस्ट कहते हैं, वेनेजुला में घास स्थल जिन्हें लानोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित घास स्थल के कौन से शीतोष्ण घास स्थल में प्रमुख उदाहरण है? पंपास, पेरी, वेल्ट, स्टेपी, डाउन्स। फुट से जवाब देना है। 1 2 3, 2 3 4, केवल 1 3 4, उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित घास स्थल कौन सा शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है? उपयुक्त में सभी होगा, पंपास भी, पेरी भी, वेल्ट भी, स्टेपी भी, डाउन्स भी। इसके बारे में भी थोड़ा आप जान लीजिए। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। पंपास कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का। पेरी कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का। वेल्ट जो है दक्षिणी अफ्रीका। स्टेपी मध्य एशिया का। और डाउन्स कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ये सब याद रखिएगा। आगे हम आगे की क्वेश्चन की ओर देखिए। मानव बस्तियों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। मानव बस्तियों के संदर्भ में है, पहला है वे स्थान जहां भवन अथवा बस्ती विकसित होती है उसे हम बसाव स्थान कहते हैं। दूसरे में घने जंगल, गर्म एवं ठंड रेगिस्तान तथा पर्वतों पर निवासी अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। कौन सा कथन सत्य है? 1 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो मानव बस्ती की कौन सा कथन जो विचार कीजिए कौन सा सत्य है? तो वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। ये आपका सही है। तो केवल एक, ये आपका राइट है। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। केवल एक कथन सत्य है। बस्ती वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्ती में विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगल, गर्म ठंडे रेगिस्तान, पर्वत निवासी अक्सर अस्थायी बस्ती में रहते हैं। दो कथन क्या असत्य? क्या है? असत्य। इसको अस्थायी बस्ती नहीं कहा जाता, अस्थायी कहा जाता है। इसीलिए 2 जो आपका यहाँ बोला जाता है अस्थायी बस्ती कहते हैं, इसको कहा जाता है अस्थायी। क्या कहा जाता है? अस्थायी कहा जाता है। इसीलिए 2 आपका गलत है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है परिकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्य किन क्षेत्र में पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, घने जंगली क्षेत्र में। 1 3, केवल 1 2 4, केवल 2 3 4, केवल 1 4। परिकीर्ण प्रकार की बस्तियां ये आपको बताना है। केवल 1 4 पहाड़ी क्षेत्र में और घने जंगली क्षेत्र में क्या पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में और घने जंगल क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? इनमें से कौन सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, सबवे, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? आपका सी होगा, सबवे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ये आपको बताना है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग या केप काहिरा रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी आपका राइट होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे रेल मार्ग है जो पश्चिम रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट के स्थित व्लादिवोस्तोक तक फैला। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल मार्ग के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है, पहला कह रहा है। दूसरा में कह रहा है केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। क्या लगता है इसमें कौन सा आपका सही है? तो आपका ए सही है, एक आपका सही है। अब ऑप्शन इधर हम आपको दिखा देते हैं। केवल एक सत्य है। ठीक है, केवल एक सत्य। अधिक दूरी, भारी, बड़े के आकार वाले सामान को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन। ये बात सही है। जल मार्ग मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नौवन योग नदियों एवं झीलों के उपयोग से अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए। तो इसमें क्या कहा गया कि सिर्फ नदी के लिए से हम किए, ये आपका गलत है। ठीक है, अब आ गया मानव पर्यावरण में अन्य क्रियाएं उष्णकटिबंधीय उष्ण प्रदेश। ठीक है, टॉपिक है, क्वेश्चन है अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है जिसके कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। दूसरे में यहाँ का मौसम दिन रात दोनों के समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। तीसरे में इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के।
तो इसमें से क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। केवल 1 2 2 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3, मतलब तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से जो तीनों है वो तीनों सही है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्किड एवं ब्रोमियाद जैसी परजीवी पौधे मुख्य किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? वर्षा वन में, मानसूनी वन में, भूमध्यसागरीय वन में, शंकुधारी वन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्षा वन में। ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्यों, आगे आप क्वेश्चन पे आ गए। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? पहला, यहाँ पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीव, यहाँ के लोग के प्रमुख खाद्य पदार्थ को, यहाँ के लोग के द्वारा बनाए जाने वाले घर को, यहाँ के लोग के द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति को। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को। तो सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदियाँ बेसिन से सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, लूनी, गोदावरी। केवल 1 2, केवल 3, केवल 1 3, उपयुक्त में सभी। इसमें इस नदी के बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो गंगा में और ब्रह्मपुत्र में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए और दो दोनों। नेक्स्ट है, कोलकाता निम्नलिखित में किस नदी के तट पे अवस्थित है? दामोदर, कोसी, बराकर, हुगली। कोलकाता जो है वो आपका कौन सी नदी पे? हुगली। डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं, शीतोष्ण घास स्थलों के जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। पेयरी क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये आपको बताना। उत्तर अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को, डी में उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को। हम अभी आपको पेरी, पंपास सबके डाउन सबके बारे में बताए थे। तो पेरी जो है वो उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। आगे आ गए, पेरी घास के मैदान संदर्भ में नीचे दिए कथनों का सत्य है। पहला, ये घास मैदान पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट से घिरे हैं। दूसरे में पेरी सामान्य वृक्ष विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहीं सरपत, विलो, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। तीसरे में अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग करके सही उत्तर आपको देना है पेरी घास के मैदान के संदर्भ में। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 या उपयुक्त में सभी। क्या होगा राइट आंसर? तो डी होगा उपयुक्त में सभी। ये घास मैदान पश्चिम के रॉकी पर्वत एवं पूर्वी ग्रेट लेक्स से गिरे हैं। राइट है किसके बारे में? पेरी घास के मैदान। दूसरा है, पेरी सामान्य वृक्ष विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध है वहाँ सरपत, विलो, ऑर्डर, पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। ये भी सही है। तीसरे में अमेरिकी भैंस या बाइसन इस प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है। तो ये भी सही है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में किस नदी का अपवाद तंत्र का संबंध पेरी घास के मैदान से है? मिसिसिपी, सास्केचुआन, हडसन, नील। केवल 1 2, केवल 1 4, केवल 3 4, 1 3 4। क्या होगा राइट आंसर? केवल 1 2, मिसिसिपी, सास्केचुआन, 1 और 2। तो ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ कथन है और कारण है। कथन है, पेरी को विश्व का धयानगार भी कहा जाता है। किसको? पेरी को। कारण है, पेरी क्षेत्र गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। ये कुछ से जवाब देना। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी में आर सही है, ए सही है, आर गलत है। और चौथे में ए गलत है पर आर सही है। तो क्या होगा राइट आंसर? तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास को क्या कहते हैं? एस्टेपी, डाउन्स, वेल्ट, कंपोज। दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। वेल्ट कहते हैं। सी आपका राइट हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आया, वेल्ट घास के मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इसकी पश्चिम में कालहारी मरुस्थल स्थित है। दूसरे, जायरे एवं इसकी सहायक नदी इस प्रदेश में संचित करती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2।
तो केवल एक। इसके पश्चिम में काल्हारी मरुस्थल स्थित है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगिस्तानी में जीवन। पहला निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। मरुधाम रेगिस्तान वह क्षेत्र होता है जहां बड़ी मात्रा में पशुपालन पाया जाता है। रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरुधान बनते हैं तथा यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। तीसरा में रेगिस्तान के आसपास का वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान तक फैला कर चपेट में आ जाता है उस ऐसे क्षेत्र को मरुधान कहते हैं। चौथा में रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहां बंजरी मैदान और नगन चटनी सतह वाले पाए जाते हैं मरुधान कहलाते हैं। केवल 1 2, केवल 3 4, केवल 2, केवल 3। कौन सा कथनों को कौन सा ये है कथन जो है कौन सा हो सकता है, यह परिभाषित कर सकता है। तो रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह आ जाता है वह मरुधान बनते तथा उस क्षेत्र का उपजाऊ होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, सी हो जाएगा। सॉरी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओनली 2। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व स्थित लद्दाख के संदर्भ में कथन का कौन सा है? पहला है लद्दाख के पूर्व में काकोरम पर्वत श्रेणी, एक पश्चिम में जास्कर पर्वत है। दूसरे में लद्दाख के उत्तर में नागा पर्वत है एवं दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी है। उसके बाद है तीसरा में क्या कह रहा है? तीसरा में है लद्दाख के उत्तर में नागा पर्वत है एवं दक्षिण में काकोरम पर्वत श्रेणी है। और चौथे में कह रहा है लद्दाख के उत्तर में काकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी। क्या होगा राइट आंसर? डी होगा। लद्दाख के उत्तर में काकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर है। डी आपका राइट हो जाएगा। आगे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी नदियां लद्दाख के क्षेत्र में बहती है? सिंधु, दामोदर, बराक, श्योक। केवल 1 2, केवल 2 4, केवल 2 3, 1 4। कौन सी नदियां जो है लद्दाख के क्षेत्र में बहती है? सिंधु बहती है, श्योक बहती है। सिंधु और श्योक कहाँ बहती है? लद्दाख के क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाए, 1 और 4। 1 और 4, ठीक है। आगे है नीचे दिए गए कथनों के कान को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन है भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। कारण बता रहा है कि लद्दाख हिमालय के वृक्ष छाया क्षेत्र में अवस्थित है। पुट के माध्यम से जवाब देना। ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। दूसरे में ए आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरे में ए सही है पर आर गलत है। चौथे में ए गलत है पर आर सही है। तो ए है, ए आर दोनों सही है पर आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख के क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। दूसरे में यहाँ के अधिकांश लोग या तो हिंदू है या तो जैन है। तीसरे में लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 और केवल 1 2 3। मतलब इनमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा लद्दाख घाटी सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ये आपका सही है। और लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। तो ये भी सही, 1 और 3। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वो 7 क्लास का पार्ट 1 था। यहाँ से पार्ट 2 आपका शुरू हो रहा है। पार्ट 2 में देश और उनके निवासी भाग, ठीक है। क्या है? देश और उनके निवासी भाग। तो है उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रीनलैंड इसकी महाद्वीप का भाग है। तीसरा, दक्षिण में यह महाद्वीप भूमि एवं चक्री पट्टी के रूप में बदला गया है जो मध्य अमेरिका में बहता है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, केवल 3 सही है, 1 2 3 सही है। क्या होगा आपका राइट आंसर? आप बता दीजिए। तो 2 3 सही है। ग्रीनलैंड इसकी महाद्वीप का भाग है। दक्षिणी महाद्वीप भूमि के एक सक्रिय पट्टी के रूप में बदल गया। यह मध्य अमेरिका का। 2 और 3 सही है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कनाडा के उत्तरी भाग में वायु परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, इस भागों में वायुयान भूमि पर उतरने के लिए प्राय झील और नदियों का प्रयोग करता है। दूसरा, इस भागों में शीत ऋतु के वायुयान खतरे के लिए पहियों के स्थान पर बर्फ फिसलने वाली तख्तियां उपयोग करते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। इन भागों में वायुयान भूमि पर उतरने के लिए प्राय झील और नदियों का प्रयोग करते हैं। सही है। इन भागों में शीत ऋतु में वायुयान उतरने के लिए पहिए स्थान पर बर्फ पर फिसलने वाली तख्तियों का उपयोग करते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो सी आपका सही हो जाएगा कनाडा के संदर्भ में। निम्नलिखित में कौन सा उत्तरी अमेरिका के भौतिक भाग में सम्मिलित है? कंडियन शील्ड, अल्पेशियन पर्वत उत्तरी भूमियां, मध्य विशाल मैदान, पश्चिम कॉरिडोरा पर्वत। 1 2 3, केवल 2 4, 1 3 4,
1 2 3 4। तो इसमें अमेरिका के भौतिक भागों में सम्मिलित है कनाडियन शील्ड भी सही है, अपलेशियन पर्वत या उचली भूमि भी, भूमध्य विशाली मैदान, पश्चिमी पॉलीडेरा या पर्वतीय श्रेणी। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कनाडियन शील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह शील्ड कनाडा के संपूर्ण भाग में फैली है। इसका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानों में हुआ है। तीसरा है सेंट लॉरेंस नदी के निम्न भूमि का इसकी दक्षिणी भाग से शील्ड के खनिज संसाधनों पर अभाव है। 1 2 3 केवल 2 3 केवल 1 4 केवल 1 2 4। कौन सा कथन सही होगा? केवल 1 4। यह शील्ड कनाडा के संपूर्ण भाग में फैली है। यह शील्ड के खनिज संसाधनों का अभाव, संसाधनों का शील्ड में खनिज का संसाधनों का अभाव है। 1 और 4 सही है, सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? सुपीरिया, मिशिगन, ईरी, विनिपेग, ग्रेट बियर। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। केवल 1 2 3 केवल 3 केवल 4 5 केवल 2 3। कौन सा जो सम्मिलित नहीं है? तो 4 5। 4 में क्या? विनिपेग, ग्रेट बियर। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है एडी और ओटोरियो झील के बीच, ग्रेट बियर और विनियोप झील के बीच, तीसरा विनियोप और सुपीरिया झील के बीच, चौथा सुपीरिया और मिशिंग झील के बीच। तो एडी और ओटोरियो झील के बीच, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के स्थित अपलेशियन पर्वत के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए। यह इस महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग पे अवस्थित है। दूसरा हडसन नदी इस पर्वत के होकर बहती है। केवल 1 केवल 2 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2, केवल 2। हडसन नदी इस पर्वत होकर बहती है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मध्यवर्ती विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इस महाद्वीप के निम्न भूमि पर क्षेत्र में है। दूसरा, इसकी मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में मिसिसिपी मिसौरी की नदी द्रोणियां फैली है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 केवल 2 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो 1 और 2 दोनों सही है। यह इस महाद्वीप के निम्न भूमि के क्षेत्र पे, इसकी मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग पे मिसिसिपी मिसौरी की नदी द्रोणी फैली हुई है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी कॉलीडेरा की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है? अलास्का में, मैक्सिको में, कैलिफोर्निया में, टेक्सास में। अलास्का में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए। पहला, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन है? पहला, ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है। दूसरा, सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक संसार का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जलमार्ग है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। क्या होगा राइट आंसर? 1 और 2 दोनों। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है। सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक्स संसार का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय राजमार्ग है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखिए। निम्नलिखित में एक मिनट, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संबंधित नहीं है? अमेजन, कोलोराडो, मिसिसिपी, मैकेजी, सेंट लॉरेंस। तो कोलोराडो की बात करें तो ये संबंधित है, मैकेजी भी है, मिसिसिपी भी है, सेंट लॉरेंस भी है। पर यहाँ जो अमेजन नदी है ये नहीं है। तो पूछा है कौन नहीं है, तो ए है। इसका जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ देख देते हैं, यहाँ है ना, केवल 1, ये आपका सही होगा। कोलोराडो, मिसिसिपी, मैकेजी, सेंट लॉरेंस नदियाँ उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है, जबकि अमेजन नदी दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे का हम आपके सामने लेके आएंगे। ये क्लास 7 का है, आधा मतलब कल तीसरा वीडियो में हम इसको मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों की भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।